बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ तो मेरा भाई अकेला रह गया था और मैं भाई को अपने साथ ससुराल ले गई थी। वो हमारे साथ ही रहने लगा था। आज मुझे ये बहुत बड़ी गलती लग रही थी क्योंकि कायनात में किसी भाई ने भी अपनी बहन के साथ ऐसी घटिया हरकत नहीं की होगी जो हरकत मेरे सगे भाई ने मेरे साथ की थी। मुझे पता चला कि रात को वो हमारे कमरे में आता था और छुप छुप कर वीडियो बनाता था। एक रात तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब उसने कमरे में आते ही। मेरा नाम जवेरिया है। ये कहानी लिखते हुए मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है और बहुत ज्यादा शर्म भी आ रही है। काश कि आज मैं जिंदा ना होती, अपनी माँ के साथ ही मर गई होती, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। क्योंकि इस कायनात में किसी भाई ने भी अपनी बहन के साथ ऐसी घटिया हरकत नहीं की होगी जो हरकत मेरे सगे भाई ने मेरे साथ की थी। आज मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। मेरा एक ही बड़ा भाई था जिसका नाम मुबशर था। मेरे भाई की उम्र तकरीबन 32 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वो जब भी शादी की बात करता तो अम्मा उसे बुरी तरह डांट देती और कहती कि अभी शादी के बारे में मत सोचा कर, तुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अम्मा की बात सुनकर बाई गुस्से में अपने कमरे में चला जाता था। बाई का कोई कसूर नहीं था क्योंकि उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक शादी की खुशी नहीं देख सका था। मगर अम्मा का कहना था कि अगर तेरे भाई की शादी करवा दी तो फिर वो हमें छोड़कर बीवी का हो जाएगा। तेरा बाप जिंदा नहीं है, इस घर का खर्चा भी तेरा भाई चलाता है और फिर मुझे तेरी शादी भी करनी है। पहले अगर तेरे भाई की शादी करवा दी तू सारी जिंदगी इसी दहलीज पर बैठी रह जाएगी और अपनी भाभी की मुलाजमा बन जाएगी। अम्मा के दिल में ये खौफ बैठ गया था कि अगर भाई की शादी हो गई तो वो हमारा नहीं रहेगा और हम माँ बेटी रुल जाएंगे। मैं अपने भाई से पूरे 6 साल छोटी थी और 26 साल की हो गई थी। गरीबी की वजह से मेरे लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे और यही वजह थी कि अम्मा बहुत परेशान थी और इसी इंतजार में थी कि पहले मेरा रिश्ता होकर शादी हो गई तो वो फिर बाई की करेगी। लेकिन ना ही मेरा रिश्ता हो रहा था और ना ही बाई की शादी हो रही थी। मैं तो लड़की थी, अपने जज्बात खुलकर किसी से बयान नहीं कर सकती थी। लेकिन बाई हर रोज झगड़ा करता और अम्मा से कहता कि छोटी के लिए कब तक मुझे भी बिठा कर रखेगी, मेरी शादी करवा दो, जब इसके नसीब में होगी तो इसकी भी हो जाएगी। मगर अम्मा को ना ही बाई पर भरोसा था और ना ही आने वाली बहू पर, इसलिए अम्मा हर बार साफ इनकार कर दिया करती। और जब कभी भाई ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता तो अम्मा छुरी उठाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती। फिर सारा किस्सा वहीं खत्म हो जाता और भाई अपने कमरे में चला जाता था। अम्मा मेरे लिए तरह तरह के रिश्ते देख रही थी, लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था, कहीं भी मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था। इसी तरह मैं 28 साल की हो गई और भाई 34 साल का, लेकिन ना ही मेरे हाथों में मेहंदी रची और ना ही मेरे भाई की शादी हो सकी। अब भाई ने शादी का जिक्र करना भी छोड़ दिया था। अलबत्ता भाई की हरकतें कुछ अजीबो गरीब सी हो चुकी थीं। वो रातों को देर से आता था, सुबह उठता तो उसकी आंखें सुर्ख होती और वो हमसे बात भी ना करता। भाई के अंदाज जब मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगे तो मैंने अम्मा से कह दिया कि भाई को क्या हो गया है। अम्मा कहने लगी कि ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सब करके तेरा भाई ये चाहता है कि हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए। लेकिन मैं भी तुम दोनों की माँ हूँ, इतनी आसानी से इसके ड्रामों में नहीं आऊंगी। जब तक तेरी शादी नहीं होती इसका नंबर नहीं आएगा। अम्मा अब भी अपनी जिद पर कायम थी, जबकि मुझे लग रहा था कि बाई के साथ कुछ और ही मामला है। लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं बाई से सवाल जवाब करती। मुझे तो बाई के गुस्से से ही डर लगता था। वो हर वक्त बहुत सख्त लहजे में बात करते और कभी कभी तो नफरत से मुंह फेर लेते थे। मैं हर वक्त यही दुआ मांगती कि हम दोनों बहन भाइयों की किस्मत बदल जाए और हमारी जिंदगी में खुशियां आ जाएं। फिर एक दिन मेरी ये दुआ कबूल हो गई। मेरे लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आ गया। लड़के की उम्र ज्यादा थी लेकिन अच्छे खाते पीते लोग थे, इसलिए अम्मा को कोई एतराज ना हुआ और अम्मा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि अब मेरा रिश्ता हो गया है तो मेरे भाई का भी रिश्ता जल्द ही हो जाएगा। अम्मा ने अब तक भाई की शादी ना करके उनकी कमाई से बहुत सारा पैसा जोड़ लिया था, जिससे मेरी शादी भी हो गई और मैं रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंच गई थी। मेरा शोहर अकबर बहुत ही अच्छा इंसान था।
उसने बहुत खुशदिली से अपनी जिंदगी में मुझे शामिल किया था और काफी हद तक मेरी जिंदगी में खुशियां आ गई थीं। जब मैं जिंदगी में आगे बढ़ी तो मुझे यही फिक्र सताने लगी कि अब मुझे अपने भाई की शादी के लिए हाथ पांव मारने होंगे। मैंने अपने ससुराल के कुछ लोगों से भी कह दिया कि मेरे भाई के लिए लड़की तलाश कर दे। अम्मा खुद भी अब लड़कियों की तलाश में सरगर्म हो गई थी, लेकिन किस्मत ने मौका ही नहीं दिया और माह रमजान आते ही मेरी माँ बहुत बीमार हो गई। और फिर ईद के तीसरे दिन मेरी माँ ने मेरी आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया था और मेरी दुनिया वीरान हो गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आया था कि अम्मा अचानक ही इस दुनिया से चली गई थी। भाई बाहर गया हुआ था। मैंने उसे फोन करके बुलाया तो वो फौरन घर आ गया। अम्मा की तदफीन का इंतजाम शुरू हुआ और घर सोगवार हो गया। अम्मा के इंतकाल पर भाई बिल्कुल खामोश था। ना ही मैंने उसे रोते हुए देखा था और ना ही बात करते हुए देखा था। सबके जाने के बाद जब मैंने भाई से बात करना चाही, तब भी वो मुकम्मल तौर पर खामोश था। अकबर चाहते थे कि मैं वापस अपने ससुराल चली जाऊं, लेकिन मैं भाई को छोड़कर नहीं जा सकती थी। इसलिए मैंने अकबर से कहा कि मैं कुछ दिन भाई के साथ ही रहना चाहती हूँ। अब मैं 15 दिन के बाद ही आऊंगी। मेरी बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए और फिर कहने लगे कि मैं तुम्हें तो यहाँ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अम्मा भी बड़े भाई के पास गई हुई हैं। अलबत्ता हम तुम्हारे भाई मुबशर को कुछ दिन अपने घर रख लेते हैं। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती ये हमारे साथ रह सकता है। मुझे यकीन था कि मेरा भाई कभी इस बात के लिए राजी नहीं होगा, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरा भाई इस बात के लिए तैयार हो गया। मेरे घर में मैं और अकबर ही रहते थे। शायद इसी वजह से भाई को एतराज नहीं हुआ था। खैर भाई अपना सामान लेकर हमारे घर शिफ्ट हो गए। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं जल्द ही उनकी किसी अच्छी जगह शादी करवाऊंगी और फिर वो वापस अपने घर में आबाद हो सकेंगे। मेरी इस बात पर भी भाई बिल्कुल खामोश थे। पहले तो वो शादी के नाम पर उछलते थे, मगर अब उनकी जिंदगी में इस लफ्ज की कोई अहमियत बाकी नहीं रही थी, या फिर शायद अम्मा के चले जाने पर वो बहुत ही ज्यादा गमगीन थे। मैंने सोचा था कि कुछ दिन बाई को अपने घर पर रखकर उनकी खिदमत करूंगी तो वो नॉर्मल हो जाएंगे, और फिर मैं बाई को लेकर अपने घर चली आई थी। मैंने अपने बेडरूम के साथ वाला कमरा ही बाई को दिया था। मैं पूरे 5 दिन बाद घर लौटी थी। घर में भी बहुत गंद पड़ा हुआ था। मैंने सफाई का काम शुरू किया और फिर जैसे ही खाना बनाकर फारिग हुई तो मुझे बाई का ख्याल आ गया। मैं बाई को बुलाने के लिए उनके कमरे में गई तो वो लेटे हुए थे। मैं उनके पास ही बैठ गई। बाई ने अचानक ही मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, अम्मा ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। तुम्हारी शादी तो करवा दी, लेकिन मेरी शादी करवाए बगैर ही इस दुनिया से चली गई। मैंने अपनी सारी जिंदगी बस यही सोचकर मेहनत करते हुए गुजारी कि एक न एक दिन मेरी जिंदगी में भी खुशी आ जाएगी, लेकिन अब तो अम्मा भी इस दुनिया में नहीं रही। बाई का अंदाज बहुत ही अजीब था। उनकी नजरें मेरे वजूद पर जमी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बहुत गौर से देख रहे हों। मैंने आज से पहले कभी बाई की ऐसी नजरों को महसूस नहीं किया था, इसलिए गड़बड़ा गई। खैर मैं बाई को जबरदस्ती खाने के लिए उठाकर टेबल पर ले आई। बाई ने 2-4 लुकमे ही लिए और उसके बाद वो खामोशी से बैठे रहे। उनकी नजरें मुझ पर और मेरे शोहर अकबर पर जमी हुई थी। अकबर खाने के दौरान सारे दिन की मसरूफियात के बारे में बात करते थे और अब भी वो बातों में ही मसरूफ थे। उनका ध्यान बाई की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बार बार मेरी तवज्जो बाई पर जा रही थी। मुझे लग रहा था कि वो मेरे घर में आकर पुरसुकून नहीं है, इसलिए तो मैं खुद अम्मा के घर में रुकना चाहती थी, लेकिन अकबर की खातिर मुझे वापस आना पड़ा था। अब मुझे जल्द ही बाई की शादी के लिए कुछ करना था और उस वक्त भी मैं यही सोच रही थी। रात हुई तो बाई अपने कमरे में चले गए और मैं और अकबर भी सोने के लिए आकर लेट गए थे। मुझे गुमसुम देखकर अकबर पूछने लगे, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या माँ की याद आ रही है? मैंने अकबर से कहा कि अम्मा को तो जाना था, वो चली गई है, लेकिन अब मुझे बाई की फिक्र है। उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, अब उनकी शादी हो जानी चाहिए। मेरी बात सुनकर अकबर कहने लगे, मेरे ऑफिस में 1-2 लड़कियां हैं जिन्होंने अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करने की खातिर शादी नहीं की। तुम कहो तो मैं बात करता हूँ। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने अकबर से कहा कि ठीक है, आप बाई के लिए रिश्ते की बात करें, फिर मैं खुद लड़की देखूंगी। अकबर से बात करके मेरा दिल हल्का हो गया था। इसी तरह 2 दिन गुजर गए और फिर अकबर ने ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मैं परेशान हो गई। वो कहने लगे कि मेरी अम्मा अब कुछ दिन हमारे घर गुजारेंगी।
बड़े भाई के घर से वो वापस आ रही हैं। इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था, क्योंकि अब घर में मेरा भाई भी रहता था और मुझे डर था कि कहीं मेरी सास को इस बात पर कोई इतराज ना हो, क्योंकि ये बात मैंने उन्हें नहीं बताई थी। लेकिन ऐसा ही हुआ। मेरी सास को आए अभी 2 दिन गुजरे थे कि एक दिन नाश्ते पर उन्होंने ऐसी बात कही जिसने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी थी। वो कहने लगी कि आधी रात को तुम्हारा भाई तुम्हारे कमरे में क्या करने के लिए जाता है। मैंने चौंक कर अपनी सास को देखा और कहा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे और अकबर के कमरे में मेरा भाई क्यों आएगा, और वो भी आधी रात को। अकबर भी मेरे साथ ही बैठे थे। वो भी हैरत से अपनी माँ को देखने लगे। मेरी सास ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बहू मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारा भाई आधी रात को तुम दोनों के कमरे में दाखिल होता है। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि इसका वहाँ क्या काम है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, मेरा भाई भी नाश्ते के लिए चला आया। उसने मेरी सास की बात सुन ली थी। वो एकदम ही नाराज हो गया और कहने लगा, आंटी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मेरा भला अपनी बहन के कमरे में क्या काम है? मैं तो सारा दिन नौकरी करता हूँ और शाम को थका हारा आता हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी वजह से परेशानी हो रही है तो मैं अभी वापस चला जाता हूँ। भाई उठकर जाने लगे तो मैंने फौरन रोक लिया और उससे माजरत की और कहा कि अम्मा को कोई गलत फहमी हुई होगी, आप बैठकर नाश्ता करें, ऐसी कोई बात नहीं है। अकबर ने भी भाई को रोका तो वो बैठकर नाश्ता करने लगा। अलबत्ता मेरी सास के चेहरे का रंग उतर गया था। कुछ देर के बाद मेरा भाई काम पर चला गया और अकबर भी ऑफिस निकल गए। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, बहू मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, तुम्हारा भाई वाकई कुछ ठीक नहीं है। मैंने गुस्से में अपनी सास से कहा कि आप यहाँ 2 हफ्ते की मेहमान हैं, बेहतर होगा कि घर के मामलात में दखल अंदाजी ना करें और खासकर मेरे भाई के हवाले से तो कोई बात ना करें। मेरी बात सुनकर सास को बहुत गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि एक ना एक दिन तुम्हें अपने इस रवैया पर पछताना पड़ेगा, और अपने कमरे में वापस चली गई थी और मैं उनकी बात पर परेशान रह गई थी। न जाने वो क्या कह रही थी और क्या जताना चाहती थी। फिलहाल तो मुझे ऐसा ही लगा जैसे वो मुझे धमकी देकर गई हैं। शाम को जब मैंने अकबर को ये बात बताई तो वो कहने लगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, गर्मी की वजह से मैं अक्सर कमरा खुला छोड़ देता हूँ, अब हम कमरा लॉक करके सोया करेंगे। अकबर की इस बात ने मेरा दिल बहुत दुखाया था। मैंने अकबर से कहा कि क्या आपको भी मेरे भाई पर शक है जो कमरा लॉक करने की बात कर रहे हैं? वो कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, बस जब तक अम्मा यहाँ है हमें ख्याल रखना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ से खफा होकर जाएं। और फिर अकबर ने कमरा लॉक करके सोना शुरू कर दिया। ऐसे ही 3 दिन सुकून से गुजरे थे। फिर मेरी सास ने एक नया शोशा छोड़ दिया और कहने लगी कि तुम्हारा भाई तुम्हें नशे की दवाएं पिलाता है, पता नहीं वो तुमसे किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है या फिर क्या चाहता है। मैं और अकबर दोनों ही मेरी सास के कमरे में बैठे थे और उनकी बात सुनकर मेरा गुस्से से खून खोल रहा था। उन्होंने एक और नया मसला खड़ा कर दिया था। मैंने अकबर की तरफ देखा तो वो माँ से पूछने लगे कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुबशर तो बहुत अच्छा लड़का है, हम लोग उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ताकि जल्द ही उसकी शादी कर दे। मेरी सास कहने लगी, मुझे तुम लोगों की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन मुबशर के तौर तरीके कुछ ठीक नहीं हैं। पहले वो आधी आधी रात को तुम दोनों के कमरे में जाता था और कल रात मैंने उसे खुद तुम लोगों के दूध में दवा मिलाते हुए देखा है। सफेद रंग का पाउडर था। मुझे तो पक्का यकीन है वो तुम लोगों को नशे की दवा दे रहा है। अम्मा की बात सुनकर अकबर ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कहने लगे, तुम्हारा भाई क्या करता रहता है? अम्मा झूठ तो नहीं कह सकती, यकीनन कोई बात होगी। अकबर को अचानक अम्मा की बात पर यकीन आ गया था। मैंने अकबर से कहा कि कुछ तो होश करें, अगर उसने नशे की दवा दी होती तो हम दोनों होश में कैसे बैठे होते? यकीनन अम्मा को कोई गलत फहमी होगी। मगर मेरी सास कहने लगी, बहू मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, लेकिन इतनी पागल भी नहीं हूँ कि आंखों के सामने का मंजर ना देख सकूं। तुम लोगों को एहतियात करनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि मुबशर के साथ कोई मसला है। सास की बात सुनकर अकबर एकदम गुस्से में उठे और बाई के कमरे की तरफ बढ़ गए। वो बाई के सामने जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, तुमने रात को हमारे दूध में क्या मिलाया था? अकबर की बात सुनकर बाई ने परेशान होकर अकबर को देखा और कहने लगे, मैं क्यों आपके दूध में कुछ मिलाऊंगा? आपको ये गलत फहमी क्यों हो गई है? अकबर गुस्से में कहने लगे कि मेरी माँ ने मुझे बताया है और उन्होंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से ये हरकत करते देखा है।
पहले तुम चोरी छुपे रात को हमारे कमरे में आए थे और अब हमारे दूध में कुछ मिलाकर हमें दे रहे हो। हम तो तुम्हारा भला सोचकर तुम्हें यहाँ लाए थे, तुम हमारे ही दुश्मन बन गए हो। मुबश्शिर भाई ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मैं अभी और इसी वक्त अपने घर जा रहा हूँ, आइंदा मुझे अपना भाई ना कहना। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी खुशियाँ कुर्बान की हैं, और देख लो आज तुम्हारा शोहर मुझे कैसी बातें सुना रहा है। ये चाहता नहीं कि मैं इस घर में रहूं, इसलिए मुझे निकालने के लिए ये माँ बेटा इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरे भाई मुबश्शिर ने गुस्से में अपना सामान समेटा तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर अकबर कहने लगे कि इसे जाने दो, अब इसका यहाँ रहना मुनासिब नहीं होगा। मुझे अकबर से इस रवैये की उम्मीद हरगिज भी नहीं थी, इसलिए मैंने गुस्से में कहा कि अगर मेरा भाई यहाँ नहीं रह सकता तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। अगर आप मेरे भाई पर इतबार नहीं कर सकते तो मैं आप पर कैसे इतबार करूं? अकबर गुस्से में कहने लगे, ठीक है, फिर तुम भी भाई के साथ निकल जाओ। तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? अकबर की बात पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपने भाई से कहा कि मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, और अपना मुख्तसर सामान लेकर मैं अपने भाई के साथ आ गई थी। मैं अकबर से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मुझे हरगिज उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे। अपनी माँ की बातों में आकर वो न सिर्फ मेरे भाई पर इल्जाम लगाएंगे, बल्कि इस तरह जलील भी करेंगे। मैंने भाई से कहा कि मैं खुद आपकी शादी करवाऊंगी और आप एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। मैं सारा दिन घर के कामकाज करती और शाम को लड़कियां देखने के लिए निकल जाती, और फिर काफी दिनों बाद मुझे एक लड़की पसंद आ गई। वो बहुत ही अच्छी थी। जब मैंने भाई को उसके बारे में बताया तो भाई ने साफ इनकार कर दिया और ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई। वो कहने लगे, मैं अब शादी नहीं करना चाहता। मैंने गुस्से में भाई से कहा कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैंने भाई के लिए दिन रात एक करके लड़की तलाश की है, और फिर आपकी खातिर मैंने अपना घर छोड़ दिया है। आप शादी नहीं करेंगे तो सारी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? भाई मुस्कुराकर कहने लगे, मैं अकेला तो नहीं हूँ, अब तुम भी इस घर में मेरे साथ हो, हम दोनों मिलकर सारी जिंदगी गुजार सकते हैं। भाई की बात मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थी। मैंने कहा कि जब लड़की मिल रही है तो क्या परेशानी है? भाई कहने लगे कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसकी शादी हो चुकी है। मैंने अम्मा से बहुत बार कहा था कि मेरा रिश्ता करवा दे, लेकिन अम्मा नहीं मानी, और उस लड़की के घर वालों ने उसका कहीं और रिश्ता कर दिया था। उस दिन के बाद मैंने कभी दोबारा शादी की बात भी नहीं की, और ना ही तुमसे कहा कि मेरे लिए लड़की तलाश करो। ये तो तुम थी जो मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढने में लगी हुई हो, लेकिन मुझे तो शादी ही नहीं करनी। भाई की बात पर मैंने हैरत से पूछा कि फिर आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे तो लगा था कि बस कुछ दिनों की बात है, इसलिए मैं आपको अपने ससुराल ले गई थी। मेरी बात पर मेरे भाई ने ऐसी बात कही कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। वो कहने लगे कि मैं तुम्हारे घर इसलिए गया था ताकि तुम्हें बता सकूं कि जब मनपसंद चीज छिन जाती है तो कैसा महसूस होता है, कैसी तकलीफ होती है। तुम्हारी खातिर अम्मा ने मेरी शादी नहीं की, मुझसे मेरी मोहब्बत दूर कर दी और तुम्हें अकबर के साथ रुखसत कर दिया। तुम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगे, और मेरे जज्बात के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अम्मा इस दुनिया से गई तो मैं बिल्कुल तन्हा रह गया था। तुमने मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतने ही वक्त तक निभाने की बात की थी जब तक मैं शादी न कर लेता। मेरी खातिर तुम सारी जिंदगी अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। बस इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें और अकबर को एक साथ नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी सास ने ठीक कहा था, मैं दूध में तुम दोनों को दवा मिलाकर देता था। उस दवा से तुम कभी मां नहीं बन सकती थी। मैं चाहता था कि तुम दोनों औलाद के लिए तरस जाओ और तुम्हारा शोहर तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ले, लेकिन तुम्हारी सास ने मुझे देख लिया और मेरा काम मजीद आसान हो गया। उन्होंने हमेशा के लिए तुम्हें अपने घर से निकाल दिया है। अब तुम भी मेरे साथ यही जिंदगी गुजारो ताकि तुम्हें भी एहसास हो कि मुझ पर कितना बड़ा जुल्म किया गया है। भाई की बात सुनकर मुझे लगा कि मेरे अंदर जान ही नहीं रही। वो मुझ पर इतना जुल्म कैसे कर सकता था, जबकि मेरा तो गुनाह भी नहीं था। मैं मानती थी कि अम्मा ने मेरी खातिर भाई की खुशियों को कुर्बान किया था, लेकिन ये अम्मा का फैसला था, मेरा तो कोई कसूर नहीं था। मेरे भाई ने तो मुझे बेऔलादी के लिए न जाने कैसी दुआएं खिलाई थी, और ये सुनकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई थी कि वो रातों को मेरे कमरे में आकर हमें देखा भी करते थे। मैंने रोते हुए अपना सामान उठाया और वापस अपने ससुराल चली आई। मुझे देखकर अकबर बहुत खुश हुए और मोहब्बत का इजहार करने लगे।
मैंने अकबर को अपने भाई की सच्चाई नहीं बताई थी और ना ही ये बताया कि वो दूध में हमें क्या मिलाकर पिला रहे थे। मेरा भाई काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क चला गया है और मैं उसके साथ कोई राब्ता नहीं रखती। आज मुझे दुख होता है कि मेरे भाई ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी, मगर ये तो शुक्र है कि मेरे शोहर की मोहब्बत ने मेरी वीरान जिंदगी को फिर से आबाद कर दिया था। मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी और सबक आमोज कहानियां और नावल सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।